Hello my dear students, how are you? Okay, today we are going to discuss about a transformer. Okay, तो इट लास्ट पार्ट है एस और इसी वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अबाउट ट्रांसफार्मर, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, एपरेटस रिक्वायर्ड, मतलब कि क्या क्या लगेगा बनाने के लिए ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड थ्योरी, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्कशन करेंगे, उसका मैथमेटिकल रिलेशन से डिराइव करेंगे, डिफरेंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर डिस्कशन करेंगे, ये शॉर्ट नोट है, और यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर डिस्कशन करेंगे। तो आइए, मैं जितेंद्र महापात्र आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीतू फिजिक्स में, और डिस्कशन करते हैं कि ट्रांसफार्मर आखिर है क्या। ओके, तो आइए उसके पहले डिस्कशन करते हैं, उसके डायग्राम से शुरुआत करते हैं। तो डायग्राम में देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा लेकिन बहुत सिंपल है। मैंने क्या किया, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया। सॉफ्ट आयरन कोर इसीलिए लिया कि जल्द से जल्द वो मैग्नेटाइज हो सके और डीमैग्नेटाइज हो सके। ओके, और अगर हार्ड कार्बन आयरन कोर लेते तो उसमें कार्बन मिला रहता है जो कि मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर में कार्बन का अमाउंट नेग्लिजिबल होता है, तो ये जल्द से जल्द मैग्नेटाइज भी हो सकता है और डीमैग्नेटाइज भी हो सकता है, क्योंकि हमको ज़रूरत है, उस चीज़ का ज़रूरत है, इसीलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर लिए हैं। और दो कॉयल लिए हैं, एक प्राइमरी कॉयल लिखा गया है यहाँ पे, और एक सेकेंडरी कॉयल लिया गया है। ओके और एक इनपुट ऐसे लिए हैं। तो हम जब एपरेटस रिक्वायर्ड लिखेंगे, पहले मैं एपरेटस रिक्वायर्ड बता देता हूँ क्योंकि डायग्राम में है ये सब। तो एपरेटस रिक्वायर्ड में क्या क्या लिखेंगे, एसी सोर्स लिखेंगे, है बोल के एसी सोर्स। ओके, इनपुट एसी वोल्टेज दिए हैं, उसको इनपुट एसी वोल्टेज दिए हैं। ओके, एक प्राइमरी कॉइल चाहिए हमको, प्राइमरी कॉइल को हम एनपी बोलते हैं। एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन ए प्राइमरी कॉइल, डिस्कशन करेंगे। ओके, डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। ये होता है सेकेंडरी, एक चाहिए सेकेंडरी कॉइल, दो कॉइल चाहिए मैं बोला था, और इसको बोलते हैं हम एनएस, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और एक चाहिए सॉफ्ट आयरन कोर चाहिए जो कि कार्बन से फ्री होगा। ओके, ये सब हमारा चाहिए क्या, ट्रांसफार्मर बनाने के लिए। ओके, तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे अबाउट अ ट्रांसफार्मर। आखिर में ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर है, रुकिए आपको पॉइंट वाइज डिस्कशन करते हैं। तो ट्रांसफार्मर है एक्चुअली सुंदरगढ़ में ठंड बहुत, मर्क्यूरी थर्मोमीटर में बहुत नीचे आ चुका है, 10 डिग्री से भी नीचे आ चुका है। तो सुबह सुबह का मौसम है, तो आज हम ट्रांसफार्मर डिस्कशन करें, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो अबाउट ट्रांसफार्मर हम डिस्कशन करेंगे, अबाउट ट्रांसफार्मर जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो ट्रांसफार्मर है क्या, एक बेटर एप्लीकेशन है, ये एक बेटर एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। डू यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, बहुत अच्छा। और उसके बाद ट्रांसफार्मर क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, ट्रांसफॉर्म, और हम बोल सकते हैं कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है, एक अच्छा और ख़ास बात है इसमें ट्रांसफार्मर में जो कि ट्रांसफॉर्म करता है और कन्वर्ट करता है। क्या कन्वर्ट करता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज लिखते हैं, क्योंकि हम एसी सोर्स दिए हैं, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ओके, और एक काम करता है हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अरे वाह, ये कैसा काम कर दिया, ये लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये इस चीज़ का खासियत रखता है वो ट्रांसफार्मर। ओके, तो ट्रांसफार्मर होता है क्या है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर हम इनपुट में देंगे, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर हम इनपुट में देंगे तो हमको आउटपुट में क्या देगा, वो हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज।
लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इनपुट में देंगे तो हमको क्या करेगा, वो आउटपुट में हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज देगा। सिमिलरली हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज अगर यहाँ पे देंगे तो वो हमको क्या देता है, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देता है। हम वैसे सेटअप करेंगे, ओके, हम वैसे सेटअप करेंगे, खुद नहीं देता है, हम उसको सेटअप करना पड़ता है। ओके, तो आइए, तो ट्रांसफार्मर दो टाइप्स के होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज करने वाला, कन्वर्ट करने वाला ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। याद रखो अच्छे से, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। ओके, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके फिर बताना आखिर में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ये क्या करता है, ये एनलार्ज करता है, आउटपुट वोल्टेज को क्या करता है, एनलार्ज करता है। समझ में आया ना? ये वाला पहला वाला जो कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज से हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज कन्वर्ट करेगा, आउटपुट को एनलार्ज करेगा। और दूसरा वाला क्या है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज से लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज कन्वर्ट करता है, उसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें वोल्टेज डिक्रीज करता है, इसमें वोल्टेज क्या करता है, डिक्रीज करता है। स्टेप ऑफ मीन्स लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगा हमको। स्टेप डाउन मतलब कि हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे इनपुट में तो हमको लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज मिलेगा। ओके, तो आइए अभी शुरू करते हैं फिर प्रिंसिपल। ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करता है, ये प्रिंसिपल फॉलो करता है म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करता है, म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। म्यूचुअल इंडक्शन कैसे होता है, देखो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़े होंगे। अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके बगल वाला सर्किट में भी एक म्यूचुअल इंडक्शन होगा और उसमें भी एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। ये फैराडे लॉ में हम डिस्कशन कर चुके हैं। उसी फेनोमेना को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ये एक बेटर एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। ओके मेरे दोस्तों, तो प्रिंसिपल क्या फॉलो करता है, म्यूचुअल इंडक्शन फॉलो करेगा। कैसे, देखिए मैं कंस्ट्रक्शन भी बता दे रहा हूँ। ओके, हम क्या किए, अभी एक आयरन कोर ले लिए, उसके ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, उसके ऊपर कॉपर का मैं कॉयल ऑन कर दिया हूँ और दो कॉयल लिया हूँ, एक प्राइमरी कॉयल जो कि जो कॉपर कॉयल है और वो आयरन कोर है, उसके ऊपर लपेट दिया और उसको क्या किया, इनपुट एसी में डाल दिया। ओके, दोनों इनको इनपुट एसी में डाल दिया। और दूसरा वाला जो कॉयल लिया वो क्या किया, वो कॉपर कॉयल और आयरन कोर के साथ उसको लपेट दिया और उसको खुला छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ पे हम मेज़र करेंगे आउटपुट वोल्टेज। क्या मेज़र करेंगे, आउटपुट वोल्टेज। तो ये वाला सिंपल वाला तरीका है कंस्ट्रक्शन का, तो इसमें कुछ ज़्यादा टेंशन वाला बात नहीं है। और ये जो देख रहे हैं वो नॉट है, चार ठो नॉट लगा गया है, उसको कस के पूरा रखे हैं। बहुत ज़्यादा आयरन कोर प्लेट लिए हैं, उसके ऊपर वो कॉपर का ये जो देख रहे हैं ये कॉपर का वेयर है, ये कॉपर का वेयर है। ओके, और ये जो कॉयल लिया गया है उस पर ये भी कॉपर का वायर है। ओके, ये भी कॉपर का वायर है। तो सॉरी, ये आयरन कोर है, ये आयरन कोर है, ये कॉपर का वायर है। ओके मेरे दोस्तों, ये कॉपर का वायर है, ये भी कॉपर का वायर है। ये सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है, इस साइज का सॉफ्ट आयरन कोर लिया गया है और उसको थक्की करके नट में कस दिए हैं। कस देने से ये इनपुट एसी वोल्टेज देंगे तो आउटपुट एसी वोल्टेज भी निकलेगा। ओके, तो क्या होता है इसमें, जब हम इनपुट वोल्टेज देंगे, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज देंगे, तो ये कॉइल में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्या होगा, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज देने से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इस कॉइल में। इस कॉइल में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बगल वाले कॉइल में भी वो ट्रांसफर करेगा, ये तो उसका धर्म है ना, म्यूचुअल इंडक्शन तो वही होता है ना। तो इसमें अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ये बगल वाले को क्या करेगा, इंड्यूस करेगा। तो इसमें भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने लगता है तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें क्या होगा, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद जो करंट फ्लो करता है उसको बोलते हैं हम इंड्यूस्ड करंट। ओके,
देखो फिर से समझा देता हूँ। इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज दिए, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज देने के बाद करंट फ्लो किया, करंट फ्लो करने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस होने के बाद बगल वाले कॉइल में भी वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस का इंड्यूस्ड किया, उसके बाद एक ईएमएफ भी इंड्यूस्ड हुआ। ओके, इस वजह से क्या हुआ, एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो इलेक्ट्रॉन को पुश करता है। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होने के बाद जो करंट फ्लो करता है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड वाला करंट, जो कि सेकेंडरी कॉइल में फ्लो करता है। ओके, तो ये था कंस्ट्रक्शन और ये था प्रिंसिपल। तो आइए अब हम जानते हैं कि वर्किंग एंड थ्योरी क्या है उसका। वर्किंग एंड थ्योरी में हम डिस्कशन करेंगे अभी। वर्किंग एंड थ्योरी में हम क्या डिस्कशन करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे कि जो हमने पढ़ चुके हैं म्यूचुअल इंडक्शन होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी प्रिंसिपल फॉलो करता है, वो उसका बेटर एप्लीकेशन है। तो उसी वजह से हम क्या करेंगे अभी, वी नो दैट फ्रॉम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्रॉम लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या लिख सकते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर किसी सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो एक ईएमएफ भी इंड्यूस होता है और इंड्यूस होने के बाद इंड्यूस्ड करंट फ्लो करता है। जितने देर तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होते रहेगा उतने देर तक ईएमएफ इंड्यूस होते रहेगा, उतने देर तक इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करते रहेगा। लेकिन सेकेंड लॉ क्या बोलता है, फैराडे सेकेंड लॉ बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, magnitude of induced EMF is directly proportional to negative rate of change of magnetic flux। ये है कि नहीं, magnitude of induced EMF is directly proportional to negative rate of change of magnetic flux। यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज होता रहेगा उसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, तो उस फार्मूला को कैसे लिखेंगे हम, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये हो गया नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये सिंगल टर्न के लिए है। एन टर्न के लिए क्या लिखेंगे, माइनस एन डी फाई बी बाई डी टी। तो मुझे बोलो ईपी के लिए क्या लिखेंगे, इनपुट वोल्टेज के लिए फॉर प्राइमरी कॉइल के लिए, प्राइमरी कॉइल के लिए लिखेंगे माइनस एन पी डी फाई बी बाई डी टी। यस और नो। और ES के लिए क्या लिखेंगे, माइनस एन एस डी फाई बी बाय डी टी। ओके, डी फाई बी बाई डी टी कॉन्स्टेंट है क्योंकि प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उसी हिसाब से सेकेंडरी कॉइल में भी वो ट्रांसफर होगा। म्यूचुअल इंडक्शन, प्राइमरी कॉइल में जो चेंजेस होगा मैग्नेटिक रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स वही वाला ट्रांसफर होगा, वही वाला इंड्यूस होगा सेकेंडरी कॉइल में। और सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड होने के बाद इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होने के बाद इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करेगा। ओके, तो आइए जानते हैं ईपी क्या है, एनपी क्या है, ईएस क्या है, एनएस क्या है और आईएस आईपी क्या है, वो सब जानते हैं। ओके, तो वो सब जानने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आप लोगों को दिखा देते हैं। ये ईपी, पहले ईपी से शुरू करते हैं। यूपी, ईपी नहीं, ईपी खाने का ईपी नहीं, ईपी है अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। ओके, तो ES क्या होता है भैया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ऐसे लिख देने से चलेगा ना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल। ओके, उसके बाद आईपी, आईपी क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट अक्रॉस, बोलो, अक्रॉस प्राइमरी कॉइल, अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। और मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नोट्स भी भेज दूंगा तो आप लोगों को इजी होगा थोड़ा। ओके, उसके बाद आईएस, आईएस क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिंग करंट इन सेकेंडरी कॉइल। थोड़ा गले में प्रॉब्लम है थोड़ा। ओके, तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर पाएँ आप लोगों के साथ। ओके, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। और ठीक है, एनपी, एनपी क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ
टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में कितने ज़्यादा टर्न्स हैं, कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल। NS क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे वी नो दैट EP इज इक्वल टू माइनस NP d∅B/dt। तो φB होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और सेकेंडरी कॉइल के लिए क्या लिखेंगे, ES इज इक्वल टू माइनस NS d∅B/dt। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे अभी, EP डिवाइडेड बाय ES कर देंगे, तो ये बन जाएगा माइनस NP d∅B/dt डिवाइडेड बाय माइनस NS d∅B/dt। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, d∅dt कैंसिल हो जाएगा, ये NP/NS बच जाएगा। तो एक फार्मूला आ गया हमारे लिए, EP/ES कंपेयर करने के लिए NP/NS भी होना चाहिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट पावर देखेंगे। इनपुट पावर कितना है, इनपुट पावर, तो इनपुट पावर क्या होता है, इनपुट पावर PI लिखेंगे हम। तो PI में हम लिखेंगे कि एक्चुअली P इज इक्वल टू VI लिखते हैं, याद करो अच्छे से, P इज इक्वल टू VI लिखते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू I, ये होता है पावर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, V क्या लिखेंगे EP, और करंट क्या लिखेंगे IP, ये हो गया इनपुट पावर। सिमिलरली आउटपुट पावर कितना होगा, आउटपुट पावर PO कितना लिखेंगे ES IS, है कि नहीं, यस ऑफकोर्स होगा। तो मेरे दोस्तों, अगर फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर में हम क्या करेंगे, आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या करेंगे, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो हम लिख सकते हैं EP IP इज इक्वल टू ES IS, लिख सकते हैं नहीं, बोलो, है कि नहीं ये बात। तो तापर कण है EP IP इज इक्वल टू ES IS। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, EP डिवाइडेड बाय ES लिखेंगे, उसके बाद हो जाएगा ये IS/IP। ये हो गया कि दूसरा रिलेशन। तो अभी हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, EP/ES इज इक्वल टू NP/NS इज इक्वल टू IS/IP लिख सकते हैं। नहीं, देखो तुम खुद देखो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 we can write, okay, EP/ES is equal to NP/NS is equal to IS/IP is equal to K। तो K को बोलते हैं ट्रांसफार्मर रेशियो, और उसको बोलते हैं वाइंडिंग रेशियो। ओके, तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला फार्मूला है, इसको बेस करके प्रॉब्लम आएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पूछा जाएगा, और लेकिन प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट भी पूछा जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज पूछा जाएगा, रेशियो पूछा जाएगा। ओके, अभी हम डिस्कशन करते हैं, समझ में आया ना ये बात। पहले लिए EP इज इक्वल माइनस NP d∅/dt, ES इज इक्वल माइनस NS d∅/dt, उसके बाद उसका रेशियो निकाल दिया, रेशियो निकालने के बाद ये वाला रिलेशन हमको सामने आया। उसके बाद इनपुट पावर ले लिए, आउटपुट पावर ले लिए, उसके बाद फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर कंडीशन क्या है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर इनपुट पावर जितना होता है आउटपुट पावर उतना ही होता है, पावर कहीं पे लॉस नहीं होता है आइडियल ट्रांसफार्मर में। तो हम लिख सकते हैं EP IP इज इक्वल टू ES IS। उसके बाद क्या किए, EP/ES निकाल के IS/IP लिख दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर कर दिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को कंपेयर करने के बाद हमको ये वाला फार्मूला निकला। ओके, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में हम क्या डिस्कशन करेंगे मैं बोला था 2 तरीके के होते हैं, एक स्टेप अप होता है, एक स्टेप
डाउन होता है। तो स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर बहुत ही आसान है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ES ग्रेटर देन EP होता है। मतलब कि सेकेंडरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होता है, सेकेंडरी कॉइल में अल्टरनेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होता है किससे, प्राइमरी कॉइल से। ओके, तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास इक्वेशन 3 जो था उस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, अगर ES ज़्यादा होगा तो NS भी ज़्यादा होगा, उसके हिसाब से क्या होगा ज़्यादा, दैट इम्प्लाइज दैट NS ग्रेटर देन NP भी हम लिख सकते हैं। ओके, एंड IP लेस देन IS लिख सकते हैं, देखो क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, करंट इन दोनों से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो ES अगर बढ़ता है तो NS भी बढ़ेगा लेकिन IP बढ़ेगा, नॉट IS। तो IP सॉरी ये गलत लिख दिया, IP ग्रेटर देन IS, ये IP ग्रेटर देन IS होगा। ओके, सॉरी, वेरी सॉरी। ES बढ़ता है तो NS भी बढ़ेगा और उसके हिसाब से अल्टरनेटिंग इनपुट करंट भी प्राइमरी कॉइल में बढ़ेगा। ओके, तो इस हिसाब से हम इसको डायग्राम में बना के नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा रख के नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम कर देंगे, तो ये कौन सा वाला ट्रांसफार्मर बन जाएगा, ये बन जाएगा स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स इन, हमारे हाथ में क्या है, हमारे हाथ में है नंबर ऑफ टर्न्स कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल ज़्यादा कर लिए, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल कम कर लिए, उसके बाद सेकेंडरी में ज़्यादा वोल्टेज आ जाएगा ऑटोमेटिक, और ये इनपुट वोल्टेज था जो कि कम था, ये इनपुट करंट ज़्यादा था, तो सेकेंडरी कॉइल में भी करंट कम फ्लो करेगा। ओके, ये रिलेशन से हमको ये रिलेशन मिला है, इस रिलेशन को फॉलो करके हम ये सब डाटा निकालें, इनपुट स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है। ओके, उसके बगल वाला जो ट्रांसफार्मर है, सॉरी उसका दूसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर। ओके, स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर में क्या होता है, उसका दूसरा पूरा होता है ES लेस देन EP होगा, दैट इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं NP ग्रेटर देन NS लिख सकते हैं, एंड हम लिख सकते हैं IS ग्रेटर देन IP। देखो, सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी अल्टरनेटिंग वोल्टेज कम होगा, इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज ज़्यादा होगा, उस हिसाब से नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल ज़्यादा होगा देन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, उसके हिसाब से सेकेंडरी कॉइल में ज़्यादा करंट फ्लो करेगा देन प्राइमरी कॉइल में। ये होता है स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर, ये होता है स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर। अभी हम डिस्कशन करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। Efficiency of a transformer, efficiency of a transformer। ओके, एफिशिएंसी में क्या डिस्कशन करेंगे, सीधा डायरेक्ट लिखते हैं, ये रेशियो है इनपुट पावर टू आउटपुट पावर, इनपुट पावर टू आउटपुट पावर इंटू 100 कर देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ईटा 100% होता है, ईटा 100% होता है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए। किस ट्रांसफार्मर के लिए 100% होता है, आइडियल के लिए। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर तो बनाने का तो लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, नहीं भी बनता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंसी 100% नहीं पा सकते। तो लॉसेस थोड़ा होता है, थोड़ा बहुत लॉसेस भी होता है, एनर्जी लॉसेस, डिफरेंट टाइप का एनर्जी लॉसेस है। अभी हम डिस्कशन करेंगे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ओके, मैं हेडिंग लिख दूंगा और समझा दूंगा, आप लोग नोट में लिख दीजिएगा। ओके, तो फर्स्ट होता है आयरन लॉस, और उसको बोलते हैं कोर लॉस। तो आयरन लॉस क्या होता है और कोर लॉस क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट in the form of heat, due to flow of एडी करंट्स। एडी करंट्स पता है क्या है, अगर ट्रांसफार्मर के अंदर अगर खाली जगह रह गया
तो एडी करंट उत्पन्न होने का संभावना रहता है, और उस एडी करंट के वजह से जो हीट जनरेट होगा उस हीट क्या होगा, एनर्जी के तरह से वो लॉस हो जाएगा। ये देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू फ्लो ऑफ एडी करंट। एडी करंट के कारण जो हीट उत्पन्न होगा वो जो लॉस होता है उस एनर्जी को बोलते हैं आयरन लॉस, और जो एनर्जी लॉस होगा उसको बोलते हैं आयरन लॉस और कोर लॉस। वो कोर धीरे धीरे लॉस होता जाएगा और आयरन धीरे धीरे भी लॉस हो जाएगा। ओके, उसके बाद अच्छा, उसको हम मिनिमाइज कैसे करते हैं, कैसे कर सकते हैं, प्रॉपर लैमिनेटिंग करेंगे, प्रॉपर लैमिनेटिंग करेंगे, प्रॉपर लैमिनेटिंग ऑफ कॉयल। कॉयल को हम प्रॉपर अगर लैमिनेशन कर देंगे तो ये वाला जो एडी करंट वाला कारण है वो थोड़ा कम जाएगा, मिनिमाइज हो सकता है, नॉट कंप्लीटली स्टॉप दिस लॉस, बट वी कैन मैनेज और वी कैन मिनिमाइज दैट लॉस। ओके, उसके बाद दूसरा नंबर पे आएगा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, जो नॉर्मल करंट फ्लो करता है उसके कारण, ये तो एडी करंट था, ये एडी करंट था, फोकाल्ट करंट जो बोलते हैं, एडी करंट और फोकाल्ट करंट जो बोलते हैं, लेकिन जो नॉर्मल करंट फ्लो करेगा प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में, उसके हिसाब से जो हीट उत्पन्न होगा उस हीट के फॉर्म थ्रू जो एनर्जी लॉस होगा उसको बोलते हैं हम कॉपर लॉस। ओके, तो थर्ड में जो आएगा उसको बोलते हैं हम हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस, और हिस्टेरिसिस लॉस क्या होता है, देखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, in the form of magnetic energy due to मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर। ये जो बोल रहा था मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, मैं जो बोल रहा था सॉफ्ट आयरन कोर लिया हूँ ताकि जल्द से जल्द मैग्नेटाइज हो सके, जल्द से जल्द डीमैग्नेटाइज भी हो सके। उसी के कारण देखो, अगर अच्छे से जल्द मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता है तो वो मैग्नेटिक एनर्जी लॉस कर देगा। ओके, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी के तरह मैग्नेटिक एनर्जी लॉस होता है कि किसके वजह से, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ कॉइल, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर, ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर के वजह से जो मैग्नेटिक एनर्जी लॉस होता है उसको हम बोलते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। इसका एक लूप है, उसका लूप ऐसे बनता है, मैं थोड़ा गलत बना दिया हूँ, ये भी ऐसे ऊपर उठेगा, ऐसे करके ऐसे नीचे आएगा, बुक में दिया गया है देखना। ओके, मैं थोड़ा बना नहीं पा रहा हूँ, ये वाला होगा, अच्छे से बनाते हैं। ओके, ऐसा वाला लूप होता है हिस्टेरिसिस लूप, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा लॉसेस। ओके, ये वाला तुम +3 पेज में डिस्कशन करोगे। तो यहाँ पे यहाँ पे एक दो टर्म है, रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी। ओके, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिटेंटिविटी और कोहेसिविटी। तुम परमानेंट मैग्नेट जब डिस्कशन कर रहे होगे तो ये वाला डिस्कशन आया होगा तुम्हारा मैटर ऑफ मैग्नेटिज्म में। ओके, तो याद कर लेना जरूर, रिटेंटिविटी एंड कोहेसिविटी। ओके, तो वो वाला डिस्कशन अलग है। तो हम क्या क्या डिस्कशन किए, आयरन लॉस डिस्कशन किए, कॉपर लॉस डिस्कशन किए, उसके बाद हिस्टेरिसिस लॉस डिस्कशन किए, उसके बाद लास्ट वाला है फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ कॉइल, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ कॉइल, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट ऑफ कॉइल। कॉइल को अगर हम ठीक से अलाइनमेंट नहीं करेंगे तो वो जो लीकेज होगा उसको बोलते हैं फ्लक्स लीकेज। दिस इज मिनिमाइज्ड बाय कीपिंग द कॉइल्स पैरेलल। पैरेलल अगर हम रखेंगे कॉइल्स को तो ये वाला भी असुविधा हम दूर कर सकते हैं। ओके, ये वाला लीकेज को भी बंद कर सकते हैं। अगर प्रॉपर लैमिनेशन नहीं, प्रॉपर कॉइल अलाइनमेंट नहीं होगा, उसके ऊपर रह जाएगा ऐसे, तो हम जब बनाए थे तुम लोगों को याद है कि नहीं, देखो प्रॉपर पैरेलल, पूरा पैरेलल में रखेंगे। ओके, पूरा पैरेलल में रखेंगे, ये वाला पैरेलल अलाइनमेंट होता है। ओके, ऐसे 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 करके खुद की मर्जी से नहीं रख सकते, हम पैरेलली अलाइनमेंट करेंगे। तो ये था मेरे दोस्तों ट्रांसफार्मर का जो डिफरेंट लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। अभी हम डिस्कशन करेंगे यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर, यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर। आखिर तक ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों को। 2 पॉइंट में बताना चाहता हूँ यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर में।
ट्रांसफार्मर हम यूज कर सकते हैं टीवी में, कंप्यूटर में, ओके, रेडियो में, माइक्रो प्रोसेसर में और इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सर्किट में हम यूज कर सकते हैं, ओके। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ओके, मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई में, इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई सर्किट्स में लिख देता हूँ। तो इसमें आ जाएगा रेडियो, टीवी, माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर आ जाएगा, ओके। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ यूज करेंगे? स्टेप अप, ये वाला डिस्कशन जानने का जरूरी है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहाँ पे यूज करेंगे? जहाँ पे पावर जनरेट कर रहे होंगे, ओके। अब तो लिखेंगे इन ऑल जनरेटिंग स्टेशंस, जनरेटिंग स्टेशंस, जनरेटिंग स्टेशंस में हम क्या करेंगे, पावर हमको ज़्यादा उत्पन्न करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे, स्टेप अप वाला ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। और स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर पावर कंज्यूमिंग, पावर जहाँ पे कंज्यूम करना होगा, ओके, कंज्यूमिंग स्टेशंस में हम क्या करेंगे, कंज्यूमिंग स्टेशंस में हम क्या करेंगे, स्टेप डाउन वाला ट्रांसफार्मर यूज करेंगे, ओके। क्लियर? तो ये वाला था पूरा का पूरा आप लोगों का ट्रांसफार्मर का जो लॉन्ग क्वेश्चन, और यहाँ पे अंदर में डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी है और डिफरेंट शॉर्ट नोट्स भी है। तो प्रॉब्लम भी बहुत खास आता है प्रॉब्लम, और एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इसके प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो मेरे दोस्तों ये वाला था ट्रांसफार्मर अल्टरनेटिंग करंट का वीडियो नंबर 8। तो यहाँ पे होता है इस अल्टरनेटिंग करंट का समाप्त। तो आप लोगों को पूरा वीडियो पूरा कंप्लीट करना है, पूरा सीरीज कंप्लीट करना है। इस जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सारे वीडियो हैं, तो कैसा लगा इस वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपके दोस्तों तक पहुंचाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और अच्छे मार्क्स लाएं, ओके। गुड विशेस फ्रॉम जितो फिजिक्स, थैंक यू।